एपिसोड के स्टार्ट में हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां कोई औरत काफी ज्यादा घबराई हुई थी और एक सुनसान सड़क पर भाग रही होती है। वैसे ये सीन काफी ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा था क्योंकि इसका एनिमेशन बहुत ही ज्यादा कमाल का था। खैर वो औरत अपने हाथ आगे बढ़ाती है किसी को पकड़ने के लिए, लेकिन उसके हाथ कुछ नहीं आता और तभी एक्रोबैटिक सिल्की होश में आ जाती है और यहाँ हमें पता चलता है कि वो औरत असल में सिल्की ही थी। वो देखती है कि आयरा उसके सामने बेहोश पड़ी है। सिल्की काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम जालिम लोगों ने मेरी आयरा को मुझसे छीन लिया है और मुझे मेरी आयरा वापस करो। और वो अपने बालों को लंबा करके इन पर हमला कर देती है। ओकरुन टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर आयरा को उठा लेता है और वो लोग सिल्की से बचने के लिए वहां से भागने लगते हैं। वेयर हाउस में काफी सारा सामान होने की वजह से ओकरुन अपनी फुल स्पीड में नहीं भाग पाता, लेकिन मोमो फिर भी ओकरुन को भागते रहने का कहती है और तभी सिल्की मोमो पर एक जोरदार हमला कर देती है जिससे मोमो वहीं गिर जाती है। इसके बाद सिल्की ओकरुन पर अपने बालों से हमला करती है, लेकिन ओकरुन पूरे वेयर हाउस में भागते रहता है और सिल्की भी अपने बालों से उसका पीछा करती रहती है और सिल्की कहती है कि तुम इस जगह पर मेरे बालों से नहीं बच पाओगे और तभी वो उसे भी एक जोरदार वार करके गिरा देती है। और इसके बाद सिल्की आयरा से कहती है कि अगर तुम मुझे अपनी माँ नहीं बुलाना चाहती तो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी तुम्हें खाने के बाद हम दोनों एक हो जाएंगे, जिसके बाद हम हमेशा के लिए एक साथ रहेंगे। वो उसे खाने के लिए आगे बढ़ने लगती है, लेकिन वो आगे नहीं बढ़ पाती, जिस पर मोमो बताती है कि उसके बाल इस पूरे वेयर हाउस में मौजूद चीजों में फंस चुके हैं जिसे अब वो नहीं छुड़ा पाएगी। और ये सब मोमो का ही प्लान होता है। जिसके बाद सिल्की कहती है कि अगर तुम लोगों को ये लगता है कि तुम लोग मुझे इस तरह की ट्रिक से पकड़ सकते हो तो ये तुम लोगों की बहुत बड़ी भूल है। और ये कहकर वो एक जोरदार लात मारती है और वेयर हाउस के काफी सारे ब्रिक्स को तोड़ देती है। जिसके बाद मोमो अपनी साइकी पावर से सिल्की के पैरों को पकड़ लेती है और ओकरुन को कहती है कि वो अपने टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर एक जोरदार अटैक करे सिल्की पर और उसे हवा में ही उड़ा दे। जिस पर ओकरुन कहता है कि वो तो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता क्योंकि उसने आज तक किसी भी विलन या गोस्ट को एक पंच तक नहीं मारा और वो हमेशा ही टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर सिर्फ भागता ही रहता है। जो सुनकर मोमो उस पर भड़क जाती है और कहती है कि अरे बेवकूफ, उसे एक जोरदार लात मारो। ओकरुन कहता है कि कैसी किक मारूं, जैसे हम सोकर बॉल को मारते हैं वैसी। और इन दोनों की बहसबाजी के बीच सिल्की अपने बालों को नोचकर काट देती है और खुद को छुड़ाकर इन पर हमला कर देती है, लेकिन उसका अटैक लैंड होने से पहले ही ओकरुन टर्बो मोड में ट्रांसफॉर्म होकर अपने सर से एक पावरफुल अटैक कर देता है सिल्की पर, जिससे वो वेयर हाउस की दीवार तोड़ते हुए सीधा दूसरी बिल्डिंग में जा टकराती है और उसकी हालत खराब हो जाती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। इतना पावरफुल अटैक करने की वजह से ओकरुन की भी पूरी बॉडी में दर्द होने लगता है। और इसके बाद टर्बो ग्रैनी बैग से निकल कर कहती है कि मेरी पावर्स को यूज करने के बाद भी तुम बस इतना छोटा सा अटैक कर पाए, कितनी शर्म की बात है। खैर इसके बाद मोमो कहती है कि अब हम इस भूतनी का क्या करें, कि क्या हमें सेको को बुलाकर इसे एक्सोर्सिज्म करवाना चाहिए। जिस पर टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम उसकी फिक्र मत करो क्योंकि उस पर मेरी पावर से अटैक हुआ है तो वो कुछ देर तक तो नहीं उठने वाली। और ग्रैनी कहती है कि वैसे भी ओकरुन की एक गोल्डन बॉल तो उस लड़की के पास है ना, तो हमें पहले वो ढूंढनी चाहिए। और ये कहकर वो आयरा के कपड़ों को चेक करने लगती है और दूसरी तरफ मोमो ओकरुन से कहती है कि क्या उसके पास कोई सीजर या छुरी है जिससे कि वो अपने हाथों को छुड़ा सके, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था। और यहाँ टर्बो ग्रैनी को वो बॉल भी मिल जाती है जिसे वो शराफत से ओकरुन को दे देती है। वेल मोमो ओकरुन को चढ़ाते हुए कहती है कि कांग्रेचुलेशन, आखिर तुम्हें तुम्हारी एक बॉल तो मिल ही गई। और इसके बाद ग्रैनी बताती है कि ये लड़की आयरा अब मर चुकी है, जो सुनकर दोनों काफी ज्यादा शॉक हो जाती हैं। वेल वो दोनों भी आयरा को चेक करते हैं, लेकिन आयरा सच में मर चुकी थी। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी बताती है कि अगर किसी भी आम इंसान को कोई योकाई यानी कि गोस्ट निगल ले तो वो इंसान तभी मर जाता है, क्योंकि मोमो के पास साइकिक पावर थी और ओकरुन के पास टर्बो ग्रैनी की पावर्स थी, तो वो दोनों जिंदा बच गए। लेकिन आयरा एक नॉर्मल इंसान थी जिस वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाई। लेकिन फिर भी मोमो ओकरुन से आयरा को सीपीआर देने का कहती है और वो अपनी साइकिक पावर से आयरा के हार्ट को पकड़कर उसे पंप करती है। टर्बो ग्रैनी कहती है कि तुम लोग बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो क्योंकि आयरा अब मर चुकी है और ये सब करके वो उसे नहीं बचा पाएंगे। लेकिन फिर भी वो उसे सीपीआर देना चालू रखते हैं और मोमो टर्बो ग्रैनी को एम्बुलेंस को कॉल करने का कहती है क्योंकि ग्रैनी के पास मोमो की एक दोस्त का फोन था। और तभी मोमो देखती है कि एक्रोबैटिक सिल्की होश में आ जाती है और इनकी तरफ बढ़ने लगती है। ओकरुन मोमो से कहता है कि तुम आयरा को बचाने की कोशिश करो जब तक मैं इसे यहाँ रोकता हूँ। इसके बाद सिल्की कहती
है कि तुम लोग इस तरह से कभी भी आयरा को नहीं बचा पाओगे, लेकिन अगर तुम मेरा ओरा आयरा में डाल दो तो वो दोबारा से जिंदा हो सकती है, क्योंकि ओरा एक तरह की बैटरी का काम करता है और अगर किसी भी गाड़ी में बैटरी नहीं होगी तो वो चल ही नहीं पाएगी। सिल्की कहती है कि आयरा का ओरा अब बिल्कुल खत्म हो चुका है, तो तुम मेरा ओरा उसमें ट्रांसफर कर दो। मोमो कहती है कि तुम झूठ बोल रही हो और तुम बस आयरा को खाना चाहती हो, जिसके बाद सिल्की अपना जबड़ा पकड़कर तोड़ देती है और कहती है कि अब तो वो किसी को भी नहीं खा पाएगी, लेकिन अगर उन्हें अभी भी उस पर ट्रस्ट नहीं है तो वो लोग उसके सर को इस मेटल की रोड से क्रश कर सकते हैं। जिसके बाद टर्बो ग्रैनी कहती है कि सिल्की बिल्कुल ठीक कह रही है, क्योंकि बिना ओरा के वो लोग आयरा को दोबारा से जिंदा नहीं कर पाएंगे। जिसके बाद मोमो मान जाती है, लेकिन वो ओकर उनको टर्बो मोड में ट्रांसफॉर्म होकर सिल्की पर नजर रखने का कहती है। मोमो सिल्की से पूछती है कि आखिर वो उसके ओरा को आयरा के अंदर कैसे ट्रांसफर करेगी, जिस पर सिल्की कहती है कि वो अपनी साइकी पावर से उन दोनों के ओरा को आपस में लिंक कर सकती है। जिसके बाद सिल्की अपना ओरा उसमें ट्रांसफर कर देगी और मोमो ठीक ऐसा ही करती है, वो दोनों के ओरा को पकड़कर लिंक कर देती है। जिसके बाद हम सिल्की के पास्ट को देखते हैं, जब वो एक जिंदा इंसान थी और वो पैसे कमाने के लिए धंधा किया करती थी, लेकिन वो ये सब अपनी बेटी के लिए करती थी ताकि वो उसको एक अच्छी लाइफ दे सके और उसके लिए नए नए कपड़े खरीद सके। सिल्की की बेटी को डांस सीखने का बहुत ज्यादा शौक था और वो उसे रोजाना डांस भी सिखाती थी और वो अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ देने के लिए और भी काफी सारी जॉब्स करती थी और वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन एक दिन उसके घर में दो लोग आ जाते हैं। हमें ये तो नहीं बताया जाता कि असल में वो कौन थे, लेकिन वो सिल्की को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाते हैं। सिल्की अपनी बेटी को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन एक आदमी उसे जोर से लात मार देता है, जिससे कि वो टेबल में टकरा जाती है और बहुत ज्यादा जख्मी होकर बेहोश हो जाती है और वो लोग उसकी बेटी को लेकर वहां से चले जाते हैं। होश में आते ही वो बाहर भागती है अपनी बेटी को बचाने के लिए, लेकिन वो लोग उसे कहीं दिखाई नहीं देते। उसे एक गाड़ी दिखाई देती है जिसे वो पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन ज्यादा खून बहने की वजह से वो बेहोश होकर वहीं गिर जाती है। और इसके बाद वो एक आखिरी बार अपनी बेटी की याद में वो डांस करती है, जो कि वो अपनी बेटी के साथ किया करती थी, और फिर वो उस बिल्डिंग से छलांग लगाकर सुसाइड कर लेती है और फिर वो एक आत्मा बन जाती है और उसे अपनी पुरानी कोई भी बात याद नहीं थी। और अगर उसे कुछ याद था तो वो सिर्फ ये था कि उसने किसी ऐसे इंसान को खोया है जिससे कि वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी। और तभी एक छोटी लड़की उसके पास आकर उसे मम्मी कहकर पुकारती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि छोटी आयरा थी और वो गलती से सिल्की को अपनी माँ समझ बैठी थी, क्योंकि जब आयरा छोटी थी तो उसकी माँ की डेथ हो गई थी और उसके फादर ने उसे बोला था कि उसकी माँ कहीं दूर चली गई है और जब तक वो वापस नहीं आती उसे एक अच्छी बच्ची बनकर रहना होगा, ताकि जब उसकी माँ वापस आए तो उसे उस पर प्राउड हो। खैर आयरा को देखकर सिल्की उसे अपनी बेटी मान लेती है और घोस्ट बनकर हमेशा ही उसके साथ रहती है ताकि वो उसे हमेशा प्रोटेक्ट कर सके। और तभी आयरा की आंख खुलती है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं और सिल्की की बैक स्टोरी जानकर मोमो भी बहुत ही ज्यादा उदास होती है, जिसे देखकर ओकर उनको लगता है कि शायद सिल्की ने उसके साथ कुछ गलत किया है और वो उस पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन तभी मोमो उसे रोक देती है और तभी सिल्की पत्थर बनकर टूटने लगती है। मोमो के पूछने पर टर्बो ग्रैनी बताती है कि ओरा के बिना वो खत्म हो जाएगी और उसकी सोल आफ्टर लाइफ में नहीं जा पाएगी, वो बिल्कुल वैनिश हो जाएगी जैसे कि वो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मोमो को उसके लिए बहुत बुरा लगता है और वो ग्रैनी से कहती है कि क्या वो लोग कुछ नहीं कर सकते जिससे कि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। ग्रैनी कहती है कि ये उसका फैसला है, अगर वो चाहे तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो लोग नहीं जानते कि उसके दिल में अभी क्या चल रहा है। और हम देखते हैं कि सिल्की अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी और वो कह रही थी कि काश वो उसके साथ थोड़ा और टाइम गुजार सकती और उसे नए नए कपड़े दिला पाती, और अपनी बेटी से माफी मांगते हुए कहती है कि अगर वो किसी और की बेटी होती तो शायद उसकी लाइफ अच्छी गुजर रही होती। और तभी हम देखते हैं कि आयरा भागते हुए आती और सिल्की को गले से लगाकर रोने लगती है और उसे मम्मी बुलाती है और कहती है कि आई लव यू मम्मी, जिसके बाद सिल्की की आत्मा को शांति मिल जाती है और वो हवा में ही गायब हो जाती है। एपिसोड के स्टार्ट में हम सेइको के घर का सीन देखते हैं जहाँ सभी लोग बैठकर सुकून से नूडल्स खा रहे थे। ओकरुन, आयरा और मोमो दोनों का ही मुंह दिख रहा होता है क्योंकि वो दोनों भी चुपचाप बैठकर नूडल्स खा रही थी। लेकिन आखिरकार मोमो साइलेंस ब्रेक करते हुए आयरा से कहती है कि तुम मुझसे इसलिए नफरत करती हो ना क्योंकि मैंने तुम्हारे सर पर उस दिन वॉश टब गिराया था। और वो आयरा से माफी भी मांगती है क्योंकि वो उसे अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहती थी इसलिए, और उस दिन उसने वो टब इसलिए गिराया था क्योंकि वो ओकरुन का मजाक बना रही थी। मोमो आयरा से भी कहती है कि वो भी ओकरुन से माफी मांगे उसका मजाक
बनाने के लिए ताकि ये किस्सा यहीं खत्म हो जाए। लेकिन आयरा मोमो से कहती है कि वो इसलिए इससे नफरत नहीं करती क्योंकि उसने वो टब उस पर गिराया था, बल्कि वो इसलिए नफरत करती है कि वो एक डीमन है। जो सुनकर मोमो एकदम भड़क जाती है और वो गुस्से में कहती है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं कोई डीमन नहीं हूँ। जिस पर आयरा ओकारुन की तरफ इशारा करते हुए कहती है कि अगर तुम नहीं हो तो ये क्या है। जब वो एक्रोबैटिक सिल्की से फाइट कर रहा था तो वो बिल्कुल एक डीमन की तरह लग रहा था, लेकिन ओकारुन बेचारा चुपचाप इनकी बातें सुन रहा होता है क्योंकि वो और कुछ कर भी नहीं सकता। और इसके बाद आयरा सेको की तरफ भी इशारा करते हुए कहती है कि ये औरत तुम्हारी दादी हो ही नहीं सकती क्योंकि ये इतनी यंग और हॉट है और किसी एंगल से भी दादी नहीं लगती। जो सुनकर सेको आयरा का साथ देने लगती है और कहती है कि हाँ तुम ठीक कह रही हो, मोमो एक डीमन ही है क्योंकि आयरा ने उसे यंग और हॉट कहा था इसीलिए। जो सुनकर मोमो सेको पर चिल्लाने लगती है, लेकिन तभी आयरा कहती है कि तुम्हारी दादी और ओकारुन दोनों ही डीमन हैं और तुम भी एक डीमन हो और इनकी बॉस भी हो और मुझे पक्का यकीन है कि तुम सब अपनी शक्तियों का यूज करके इस दुनिया को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। लेकिन आयरा कहती है कि वो ऐसा कुछ नहीं होने देगी क्योंकि उसे हेवन से चुना गया है इस दुनिया को प्रोटेक्ट करने के लिए क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है इसलिए। और फिर मोमो और आयरा दोनों ही नूडल्स खाते हुए एक दूसरे से इशारों में लड़ने लगती हैं। इसके बाद आयरा यहाँ से जाने लगती है और सेको आयरा से कहती है कि वो जब चाहे मोमो की धुलाई कर सकती है जिसमें वो आयरा का साथ देगी। आयरा वापस आकर ओकारुन से पूछती है कि एक डीमन होने के बावजूद भी उसने उसे कई बार बचाया है, ऐसा क्यों? जिस पर ओकारुन कहता है कि अगर कोई भी मुश्किल में होगा तो वो उसे जरूर प्रोटेक्ट करेगा और उसके लिए किसी रीजन का होना जरूरी नहीं। जो सुनकर आयरा थोड़ा सा इमोशनल हो जाती है और कहती है कि एक डीमन होने के बाद भी तुम्हारे दिल में थोड़ी सी इंसानियत बची हुई है। और वो कहती है कि चाहे जो भी हो वो उसे मोमो के चंगुल से छुड़ा कर रहेगी और यहाँ से चली जाती है। जो देख मोमो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और यहाँ हमें ये पता चलता है कि आयरा के दिल में ओकारुन के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। इसके बाद आता है इंट्रो और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि टर्बो ग्रैनी और सेको ओकारुन की बॉल को वापस अपनी जगह लगाने के लिए एक बेसबॉल मैच खेलती हैं। टर्बो ग्रैनी ओकारुन की बॉल को अपनी फुल पावर के साथ थ्रो करती है जिसे सेको अपने बैट से हिट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मिस होकर सीधा ओकारुन को जा लगती है और ओकारुन की बॉल वापस अपनी जगह पर लग जाती है, जिस वजह से ओकारुन और बाकी सब भी बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। खैर अगले दिन हम स्कूल का सीन देखते हैं जहां ओकारुन और मोमो बात कर रहे होते हैं कि एक बॉल तो वापस मिल गई, लेकिन उन्हें दूसरी बॉल का नहीं पता कि वो कहाँ होगी। जिसके बाद मोमो ओकारुन को लंच ब्रेक में मिलने का कहती है, लेकिन ओकारुन माफी मांगते हुए कहता है कि उसे कोई रिपोर्ट तैयार करनी है तो वो लंच में नहीं आ पाएगा। मोमो फिर स्कूल के बाद मिलने का कहती है, लेकिन उसके लिए भी ओकारुन मना कर देता है और वह कहता है कि वो थोड़ा बिजी है तो वो नहीं मिल पाएगा। मोमो उसकी बात मान लेती है और फिर लंच ब्रेक में वो अपनी दोस्तों के साथ जाती है लंच करने के लिए। मोमो कहती है कि उसे पक्का यकीन है कि ओकारुन उसे कुछ छुपा रहा है, जिस पर उसकी दोस्तें कहती हैं कि पक्का ही कोई लड़की का चक्कर होगा। जिस पर मोमो कहती है कि अरे नहीं, उस बंदू को इतनी आसानी से कोई लड़की नहीं मिलने वाली। लेकिन तभी उसे आयरा का ख्याल आता है, जिसके बाद वो जूस लेने के लिए बाहर चली जाती है, लेकिन उसे बहुत अजीब फील हो रहा होता है और वो कहती है कि उसे एक बार ओकारुन से बात करनी चाहिए। लेकिन फिर वो कहती है कि वो तो क्लास में बैठकर अपनी रिपोर्ट बनाने में मसरूफ होगा तो उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन तभी वो स्कूल के पीछे आयरा और ओकारुन को देखती है, जो देख वो एकदम शॉक्ड हो जाती है क्योंकि ओकारुन आयरा के ऊपर लेटा हुआ था। लेकिन तभी हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहां ओकारुन खुद को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए एक्सरसाइज कर रहा होता है क्योंकि उसे पक्का यकीन होता है कि बहुत जल्द किसी एलियन का इन पर अटैक होने वाला है। तो उससे पहले ही वो खुद को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता है ताकि वो उसे फाइट कर सके। वो सेको की बताई हुई एक्सरसाइज कर रहा होता है जिसमें उसे 100 पुशअप, 100 सिटअप और 100 स्क्वाट्स करने थे। वो एक्सरसाइज कर ही रहा होता है कि तभी वहाँ आयरा आ जाती है, जो उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम एक डीमन हो और मैं एक इंसान हूँ, तो ये सब करना गलत होगा। लेकिन फिर भी वो ये सब करना चाहती है और तभी वो ओकारुन को किस करने लगती है। लेकिन तभी ओकारुन उसे दूर हटा देता है और कहता है कि आखिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम मुझे किस क्यों करना चाहती हो। जिस पर आयरा बताती है कि उसने एक मैगजीन में पढ़ा था कि अगर तुम्हें अपने लव का कन्फेस करना है तो तुम्हें किस करना चाहिए। जिस पर ओकारुन कहता है कि तुम तो लड़कों में काफी ज्यादा पॉपुलर हो, तो तुम्हें इन सब चीजों का क्यों नहीं पता। जिसके जवाब में आयरा कहती है कि वो पॉपुलर है, जिसका मतलब ये नहीं कि उसे रोमांस और रिलेशनशिप के बारे में सब कुछ पता हो। और इसके बाद वो दोनों आपस में लड़ने लगते हैं और लड़ते हुए दोनों नीचे गिर जाते हैं और आयरा ओकारुन से कह रही होती है कि जल्दी से किस करो ना। और सेम वही सिचुएशन बन जाती है जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी, जिसे देख मोमो को गलत फहमी हो जाती है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। ओकारुन उसके पीछे जाता
जाता है और उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक नहीं सुनती और वापस क्लास में चली जाती है और वो बहुत ही ज्यादा उदास लग रही होती है। इसके बाद सीन कट होता है और हमें श्रिम्प्स के बारे में बताया जाता है कि कैसे कितना छोटा होने के बाद भी उसके पंचेस कितने ज्यादा पावरफुल होते हैं और अगर श्रिम्प्स का साइज बड़ा होता तो वो अपने एक पंच से किसी भी बड़े साइज के एनिमल को आसानी से गिरा सकते थे। लेकिन यहाँ मोमो श्रिम्प्स को देखकर कह रही होती है कि कभी कभी उसका भी दिल करता है कि वो भी किसी को बहुत जोर जोर से पंच मारे और इसके बाद वो बहुत अजीब अजीब हरकतें कर रही होती है और खुद को ही पीट रही होती है, जिसे देख उसकी दोस्तें कहती हैं कि शायद इस पर किसी पागल श्रिम्प का भूत आ चुका है। और दूसरी तरफ ओकरून अपनी क्लास में भी एक्सरसाइज ही कर रहा होता है और वह सोच रहा होता है कि उसे मोमो को सब कुछ बता देना चाहिए कि वो वहाँ बस एक्सरसाइज करने के लिए गया था और वो देखता है कि अचानक से ही उसकी क्लास के सभी बच्चे गायब हो चुके हैं और पूरी क्लास में पानी भर चुका है। और तभी उसे बाहर किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। ये और कोई नहीं बल्कि आयरा थी। वो लोग नोटिस करते हैं कि स्कूल के विंडोज पर अंधेरा छा चुका था, जिसे देख आयरा कहती है कि क्या ये सब मोमो ने किया है। जिसके बाद वो लोग मोमो को ढूंढने लगती हैं, लेकिन वो अपनी क्लास में नहीं थी। और यहाँ हम मोमो को देखते हैं जो कि विंडो को तोड़कर यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन विंडो पूरी तरह से लॉक थी तो वैसा नहीं कर पाती और पानी का लेवल भी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है। मोमो को ओकरून की फिक्र होने लगती है कि क्या वो ठीक होगा या नहीं, लेकिन ओकरून का सोचते ही उसे उस पर गुस्सा भी आने लगता है। लेकिन तभी वो नोटिस करती है कि उसके पीछे कोई है और जल्दी से वो क्लास में जाकर छुप जाती है और हम एक बड़े सारे डायनासोर जैसे दिखने वाले एलियन को देखते हैं। वैसे तो मोमो छुपी हुई थी, लेकिन पानी में जरा सा हलचल होने से ही मोमो की लोकेशन का पता चल जाता है और वो एलियन अपने मुंह से एक लेजर बीम फायर करके उसकी पूरी क्लास ही तबाह कर देता है। वैसे इसका एनिमेशन बहुत ही ज्यादा कमाल का था, लेकिन मोमो नीचे बैठी हुई थी तो वो बच जाती है और इसके बाद वो एलियन वहां से चला जाता है। और फिर से सीन शिफ्ट होता है आयरा और ओकरून की तरफ, जहां ओकरून आयरा को बता रहा होता है कि कैसे मोमो और वो पहले भी इस तरह की सेम सिचुएशन का सामना कर चुके हैं, लेकिन वहां मौजूद एलियन को हराने के बाद सब कुछ नॉर्मल हो गया था। जो सुन आयरा हैरान होकर पूछती है कि क्या एलियन सच में होते हैं, जिस पर ओकरून कहता है कि हाँ, और वो योकाई यानी कि घोस्ट से भी ज्यादा बुरे होते हैं। जिसके बाद आयरा कहती है कि एलियंस ने हमें यहाँ क्यों कैद किया है, आखिर वो हमसे क्या चाहते हैं। जिस पर ओकरून बताता है कि वो यहाँ इंसानों के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कलेक्ट करने के लिए आए हैं। और तभी इनके सामने एक एलियन आ जाता है जिसने बॉक्सिंग ग्लव्स पहने हुए थे और वो इन पर अपने पंच से अटैक कर देता है, लेकिन सही टाइम पर ओकरून टर्बो मोड में ट्रांसफॉर्म होकर आयरा को इससे बचा लेता है। जिसके बाद ओकरून आयरा को यहाँ से दूर जाने का कहता है ताकि वो इस एलियन से निपट सके, लेकिन तभी ओकरून जमीन पर गिर जाता है और अपने ह्यूमन फॉर्म में वापस आ जाता है। और ये सब करने वाले कोई और नहीं बल्कि वही 3 एलियन होते हैं जो कि हमें पहले एपिसोड में दिखाए गए थे। आयरा अपने क्रॉस से इन्हें डराने की कोशिश करती है, लेकिन ओकरून उसे यहाँ से भागने का कहता है क्योंकि ये एलियन ज्यादातर औरतों को ही अपना टारगेट बनाते हैं। एलियन अपनी पावर से मोमो को दूर गिरा देते हैं और वो तीनों बताते हैं कि उन्होंने इस जगह को इस तरह से सेट कर दिया है कि इसके अंदर बस हाई स्पिरिचुअल प्रेशर वाले लोग ही आ सकते हैं। और इसके बाद वो कहते हैं कि वो यहाँ ओकरून का बनाना लेने के लिए आए हैं, जिस पर ओकरून बेचारा कहता है कि भाई मेरी जान छोड़ दो, आखिर हर कोई मेरे बनाना के पीछे ही क्यों पड़ा है। जिसके बाद वो एलियन कहते हैं कि लास्ट फाइट में जब उन्होंने ओकरून की पावर को देखा था तो वो काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे और वो अब इसकी पावर भी चुरा लेंगे जिसे वो अपने अंदर ट्रांसफर कर लेंगे। जिसके बाद ओकरून इन्हें समझाने की कोशिश करता है कि वो पावर उसकी नहीं है बल्कि वो तो एक कर्स है, वो तो एक नॉर्मल इंसान से भी ज्यादा कमजोर है। ओकरून अपने टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पा रहा होता है क्योंकि इन एलियंस ने अपनी पावर से इसकी कर्स को कंट्रोल किया हुआ था, सेम जैसे मोमो करती है। और फिर वो ओकरून को हवा में ही उड़ाकर उसके कपड़े फाड़ देते हैं और उसके बनाना ऑर्गन को काटकर अलग करने लगते हैं, लेकिन तभी कोई अपने बालों से इस पर अटैक कर देता है। और ये और कोई नहीं बल्कि आयरा थी, जिसके अंदर अब एक्रोबैटिक सिल्की की पावर्स आ गई थी क्योंकि एक्रोबैटिक सिल्की ने अपना सारा ऑरा इसके अंदर ट्रांसफर कर दिया था, तो उसकी सारी पावर्स भी इसके अंदर ही आ गई थी। तो अब आयरा भी ओकरून की तरह ही ट्रांसफॉर्म हो सकती है। एपिसोड के स्टार्ट में हम आयरा को देखते हैं जो कि एक्रोबैटिक सिल्की में ट्रांसफॉर्म होकर ओकरून को उन एलियन से बचाती है और 2 एलियन को तो वो बुरी तरह से जख्मी भी कर देती है। लेकिन तभी वो देखती है कि हमारा हीरो यानी कि ओकरून बिल्कुल नंगा होता है क्योंकि उसके सभी कपड़े उन एलियंस ने फाड़ दिए थे, जिसे देख आयरा बहुत ही ज्यादा शर्माने लगती है। और इसके बाद वो बॉक्सर वाला एलियन आयरा पर अटैक कर देता है और यहाँ ओकरून बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए क्लासरूम में छुपता फिरता है और दूसरी तरफ आयरा बड़ी ही आसानी से उसके सभी हमलों से बच रही
रही होती है और वो सीधा दूसरे एलियन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन सर्पो एलियन उसे अपनी पावर से दूर फेंक देता है। लेकिन उसका ये अटैक बॉक्सर एलियन को भी लग सकता था, तो वो सर्पो एलियन से उसके अटैक को संभाल कर करने का कहता है, जिस पर वो उसे कहता है कि तुम तो चुप करो क्योंकि तुम तो किसी काम के नहीं हो और वैसे भी तुम्हारी तरह के हमें बहुत मिल जाएंगे। खैर इसके बाद वो बॉक्सर एलियन दोबारा से आयरा पर अटैक करना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार भी वो उसे हिट नहीं कर पाता। वो एक जोरदार पंच मारता है जो कि आयरा के बजाय गलती से ओकर उनको लग जाता है, जिस पर आयरा उसके पंच की तारीफ करते हुए कहती है कि तुम्हारा पंच तो सचमुच बहुत ज्यादा पावरफुल था, लेकिन ऐसे पंच का क्या फायदा जो कि सीधा निशाने पर ही ना लगे। खैर वो एलियन बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर उसका एक भी पंच आयरा को नहीं लगता, जिसके बाद आयरा उसे एक जोरदार लात दे मारती है, जिस वजह से वो सीधा छत से जा टकराता है और फिर आयरा दोबारा से सर्पो एलियन पर अटैक करने लगती है, लेकिन इस बार वो उसे अपनी साइकी पावर से एक दीवार में घुसा देता है और उसे वहीं ट्रैप कर लेता है और वो अपनी साइकी पावर के बारे में बताने लगता है, जिस पर आयरा इसे कहती है कि उसे इसकी पावर जानने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। जिसके बाद वह एलियन कहता है कि ये तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि उनको इतनी सारी अलग अलग पावर्स वाले लोग एक ही जगह पर मिल गए हैं, जिससे उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी और वो इन सब की पावर को यूज करके अपनी एवोल्यूशन को और भी ज्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और इसके बाद वो जो दो सर्पियन एलियन थे जिन्हें आयरा ने पहले ही गिरा दिया था, वो भी वापिस से उठ खड़े होते हैं, जिसे देख आयरा कहती है कि मुझे चुना गया है और मैं तुम जैसे एलियन से तो कभी भी नहीं हारने वाली। वो एलियन कहते हैं कि वैसे उनके प्लान में ये शामिल तो नहीं था, लेकिन फिर भी अब वो आयरा का बनाना ऑर्गन भी ले लेंगे। और तभी वो बॉक्सर एलियन एक जोरदार पंच दे मारता है आयरा को, जिसे वो दीवार तोड़ते हुए सीधा क्लासरूम में जा गिरती है और आयरा को पिटता देख ओकर उनको गुस्सा आ जाता है और वो बेचारा अपनी इज्जत छुपाते हुए टर्बो मोड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। लेकिन अचानक से वो भी जमीन पर गिरा पड़ा होता है, जिस पर वो एलियन बताता है कि जब वो तीनों मिलकर अपनी पावर्स को एक जगह फोकस करते हैं तो उस जोन के अंदर ट्रांसफॉर्म होना तो दूर की बात है, कोई खड़ा भी नहीं हो पाता। और फिर वो जो बॉक्सर एलियन होता है वो आकर ओकर उनको जोर जोर से पंचेस मारने लगता है, लेकिन फिर भी ओकर ट्रांसफॉर्म होकर अपने सर से एक जोरदार अटैक करके उसे दूर फेंक देता है, जो देख सभी एलियंस बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि उनकी साइकोकिनेसिस पावर के जोन के बीच में भी ओकर खुद को ट्रांसफॉर्म कैसे कर पाया। जिसके बाद हम मोमो को देखते हैं और उसी ने अपनी पावर से उन एलियन के जोन को खत्म कर दिया था। जिसके बाद मोमो ओकर उन पर गुस्सा करते हुए कहती है कि आखिर आयरा के साथ रहने का अंजाम उसने देख ही लिया ना कि किस तरह से वो अब मुसीबत में है। खैर इसके बाद आयरा और ओकर दोनों ही ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और आयरा मोमो से कहती है कि वो इस लड़ाई में उसका साथ देगी, लेकिन उसका हर किसी मतलब नहीं कि वो केंटा का कुरा यानी कि ओकर उनको छोड़ देगी। जो सुन मोमो का माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और वो दोनों दोबारा से जमीन पर गिर जाते हैं, क्योंकि वो लोग उन एलियंस की साइकोकिनेसिस पावर के जोन के अंदर थे। खैर वो एलियन इस मौके का फायदा उठाकर इन पर अटैक करने का प्लान बनाते हैं, लेकिन बॉक्सर एलियन की हालत बहुत ही ज्यादा खराब थी तो वो उठ नहीं पाता। जिसके बाद एक सर्पो एलियन उसे एक एनर्जी डोज देता है। अब आप ये मत पूछना कि वो एनर्जी डोज क्या थी, क्योंकि मैं नहीं बताने वाला। खैर इस डोज के लगते ही बॉक्सर एलियन बिल्कुल एक्टिव हो जाता है और उसकी अपीयरेंस भी बिल्कुल चेंज हो जाती है, वो एक श्रिम्प की तरह लग रहा होता है। और इसके बाद ये बॉक्सर एलियन इन पर दोबारा से हमला कर देता है और इस बार उसकी स्पीड पहले से काफी ज्यादा तेज थी, तो वो अपने पंची से ओकरुन और आयरा दोनों की हालत खराब कर देता है। लेकिन फिर से मोमो इन एलियंस की साइकी पावर को रिपेल कर देती है और दोबारा से आयरा और ओकरुन दोनों ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। लेकिन इस बार आयरा बॉक्सर एलियन के पंचेस को नहीं देख पा रही थी, जिसके बाद वो एलियन उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जिससे वो भी बिल्कुल उसी की तरह छत से टकरा जाती है। लेकिन ओकरुन इसके पंचेस को साफ साफ देख पा रहा होता है और फिर आयरा और ओकरुन दोनों ही एक साथ मिलकर उस एलियन की अच्छे से धुलाई करते हैं। लेकिन इन दोनों को इतना करीब देखकर मोमो जेलस होने लगती है, जिस वजह से वो दोबारा से अपना फोकस लूज कर देती है और फिर से ये दोनों जमीन पर आए पड़े होते हैं। फिर इसके बाद ये दोनों मोमो को डांटने लगते हैं कि आखिर उसका ध्यान कहाँ है। जिसके बाद वो सर्पो एलियन उस बॉक्सर एलियन की 60% सैलरी काट लेता है, क्योंकि वो बहुत बुरी तरह से पीट रहा होता है। फिर इसके बाद वो लोग देखते हैं कि उनके नीचे का पानी अचानक से हरे कलर का हो जाता है और स्कूल की जमीन भी गायब हो जाती है, जिस वजह से ये लोग पानी में ही तैरने लगते हैं और यहाँ तक कि स्कूल की दीवारें तक भी पानी की बन जाती हैं और वहाँ वो डायनासोर जैसा
दिखने वाला एलियन आ जाता है जिसको हमने लास्ट एपिसोड में देखा था। और इस एलियन को मैं बुलाने वाला हूँ शिन, क्योंकि ये बिल्कुल शिन गॉडजिला की तरह दिख रहा होता है। वो सर्पो एलियन शिन से कहते हैं कि वो उसकी आधी सैलरी काट लेंगे क्योंकि उसने अपना काम ठीक से नहीं किया, जिस पर शिन अपनी लेजर पावर से एक सर्पो एलियन को बीच में से काट कर उसके 2 हिस्से कर देता है। और मुझे तो लगा था कि शायद उस एलियन का काम ही तमाम हो चुका होगा। जो देख आयरा और ओकुरन दोनों की फट जाती है और वो दोनों जल्दी जल्दी से यहाँ से भागने लगते हैं। और वो कहते हैं कि अगर वो उन एलियन का ऐसा हाल कर सकता है तो उनका क्या होगा। लेकिन बॉक्सर एलियन एक पंच मारकर आयरा को ऊपर पानी में ही डुबा देता है और कहता है कि पानी में उसके पंचिस और भी ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं। जिसे देख मोमो को अपनी आज की क्लास याद आने लगती है जिसमें उन्होंने श्रिम्प्स के बारे में पढ़ा था, क्योंकि ये बॉक्सर एलियन भी बिल्कुल एक श्रिम्प की तरह दिखाई दे रहा होता है। लेकिन तभी वो एलियन भी पानी में डूबने लगता है क्योंकि वो पानी में ज्यादा देर तक सांस नहीं ले पाता। इसके बाद मोमो ओकर उनको ट्रांसफॉर्म होकर इस पर अटैक करने का कहती है कि वो टर्बो ग्रेनी की सुपर स्पीड का यूज करके इस एलियन पर एक जबरदस्त अटैक कर सकता है। लेकिन तभी अचानक से ओकर भी पानी में डूबने लगता है और यहाँ इन्हें पता चलता है कि टर्बो ग्रेनी को भी तैरना नहीं आता, जिसके बाद दोबारा से ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन यहाँ आयरा अभी भी ऊपर पानी में ही डूब रही थी। ओकरुन कहता है कि वो इस बॉक्सर एलियन का ध्यान भटकाएगा और मोमो जल्दी से आयरा को अपनी साइकी पावर से नीचे खींच लेगी। लेकिन मोमो कहती है कि वो उस एलियन का सामना कभी भी नहीं कर पाएगा और वो भी आयरा की तरह ही ऊपर पानी में फंस जाएगा और उसका ये प्लान बिल्कुल ही बेकार है। जिस पर वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और मोमो ओकरुन से कहती है कि सब तुम दोनों के मेकआउट वाले सीन की वजह से हुआ है। लेकिन जिस पर ओकरुन मोमो का हाथ पकड़कर उसे सब कुछ समझाने की कोशिश करता है। लेकिन तभी वो बॉक्सर एलियन दोबारा से इन पर अटैक कर देता है और उससे बचने के लिए ओकरुन मोमो को पकड़कर पानी में चला जाता है। लेकिन वो उसे माफी मांगता है उसे पकड़ने के लिए। जिसके बाद मोमो को एक आइडिया आता है और वो ओकरुन को अपनी साइकी पावर से पकड़कर उसे पानी पर ही तैराती है और उसे एक वाटर जेट की तरह यूज करने लगती है। और वो लोग आयरा को भी पानी से बाहर निकाल लेते हैं। आयरा के पेट में पानी भर चुका था लेकिन वो ठीक थी, तो मोमो अपनी पावर से उसके पेट से सारा पानी निकाल देती है जिससे आयरा को होश आ जाता है। वेल इसके बाद मोमो आयरा को कपड़े उतारने का कहती है क्योंकि कपड़ों के साथ वो लोग पानी में ज्यादा स्पीड से तैर नहीं पाएंगे। तो आयरा के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता और वो दोनों अपने कपड़े उतारकर ओकरुन पर बैठ जाती हैं और मोमो ओकरुन को एक वाटर जेट बनाकर उसे पानी में तेजी से तैराती है। लेकिन जैसे ही वो लोग पानी में जाते हैं तो वो लोग एक बड़ा सारा एलियन देखते हैं जो कि सर्पो एलियन, मैंडिस और शिन तीनों एलियन मिलकर इस बड़े सारे एलियन में ट्रांसफॉर्म हो गए थे और वो एलियन इन पर लेजर पावर से अटैक कर देता है। लेकिन वो लोग नोटिस करते हैं कि वो एलियन अटैक करने से पहले अपनी गर्दन से पानी को एब्जॉर्ब करके अपनी लेजर को रीलोड करता है। तो इसका मतलब कि इन्हें अब इसकी गर्दन पर वार करना होगा। आयरा इस पर अटैक करने लगती है लेकिन वो इस पर अपने पंची से अटैक कर देता है और फिर वो अपनी लेजर से इन पर हमला कर देता है। लेकिन किसी तरह से मोमो इन दोनों को वहां से बचा लेती है। इन तीनों को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये लोग इस एलियन को आखिर कैसे हराएंगे। लेकिन तभी इस एलियन के अटैक से ये तीनों अलग हो जाते हैं और मोमो बिल्कुल इसके सामने ही खड़ी थी, जिस पर वो एलियन कहता है कि तुम हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा हो, तो सबसे पहले हम तुम्हें मारेंगे। और फिर श्रिम्प के पंचिस से इस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन तभी मोमो अपनी साइकी पावर से वहाँ का पानी हटा देती है और उसके दोनों हाथ एक दूसरे से टकराकर वहीं टूट जाते हैं। वो मोमो पर अपनी लेजर से अटैक करने लगता है लेकिन आयरा उसकी गर्दन को अपने बालों से पकड़ लेती है और ओकरुन आयरा के बालों को पकड़कर स्पीड से भागता हुआ आकर इस एलियन को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय कर देता है। इसके बाद अचानक से ही सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और ये लोग नोटिस करते हैं कि ये लोग वापस स्कूल में आ चुके हैं। लेकिन अभी भी ये लोग नंगे थे, जो देख सभी लोग हैरान हो जाते हैं और ये तीनों यहाँ से भागने लगते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम स्कूल का एक सीन देखते हैं जहाँ एक नर्स क्वीन सेंट से, जो कि इनकी हेड होती है, वो इन तीनों से बिना कपड़ों के घूमने का रीजन पूछती है कि वो इन्हें यकीन दिलाती है कि अगर कोई इन तीनों को परेशान कर रहा है तो वो उनको नहीं छोड़ेगी, क्योंकि उसे दूसरों को बुली करने वाले लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन ये तीनों बेचारे कुछ भी नहीं बता पाते और तभी क्वीन को बुलाने के लिए यहाँ पर एक टकला बुढ़ा आ जाता है जो कि गेट को नॉक किए बिना ही सीधा गेट खोल देता है, जिस पर क्वीन उसकी अच्छे से धुलाई करती है और वहाँ से चली जाती है। और उसके जाते ही मोमो और आयरा दोनों अपना रोना धोना शुरू कर देती हैं कि स्कूल के सभी लोगों ने उन्हें बिना कपड़ों के देख लिया है, तो अब सब लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। खैर इसके बाद ओकरुन कहता है कि उसे पक्का यकीन है कि वो सब एलियन यहाँ उसके लिए आए थे, क्योंकि उन्हें टर्बो ग्रेनी की पावर्स चाहिए थी इसलिए। ओकरुन की बात सुनकर मोमो आयरा से पूछती है कि उसे कब पता चला कि उसके पास एक्रोबैटिक सिल्की की पावर्स है, जिस पर
सुनकर आयरा बताती है कि कल वाली फाइट के दौरान ही उसने अपनी पावर को अवेक किया था और उसके बाद दोबारा से वही अपना घिसा पिटा डायलॉग मारती है कि उसे चुना गया है क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है, ब्ला ब्ला ब्ला। खैर ये सुनकर ओकरुन कहता है कि अगर ऐसा है तो एलियन इसे भी अपना टारगेट बना सकते हैं। जो सुनकर आयरा का मुंह लाल पीला हो जाता है और वो शर्माने लगती है क्योंकि उसे लगता है कि ओकरुन उसकी बहुत ज्यादा फिक्र करता है। इसके बाद ओकरुन कहता है कि जब तक इनके पास ये योकाई वाली पावर्स हैं एलियंस इन्हें टारगेट करते रहेंगे। जिस पर मोमो कहती है कि अगर एलियंस को योकाई की पावर्स चाहिए तो वो डायरेक्टली गोस्ट पर अटैक करके उनकी पावर्स क्यों नहीं ले लेते, तो वो हमें क्यों अपना टारगेट बना रहे हैं। इसकी बात सुनकर ओकरुन को सब कुछ समझ में आ जाता है कि ऐसा क्यों है। वो कहता है कि जो एक्सपर्ट या जो साइंटिस्ट हैं वो ये सोचकर काफी ज्यादा परेशान है कि अगर एलियंस के पास इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी है तो वो इस अर्थ पर अटैक करके उस पर कब्जा क्यों नहीं कर लेते। तो वो ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि जो योकाई है यानी कि घोस्ट वो इस दुनिया को प्रोटेक्ट करते हैं। तो भले ही एलियंस के पास जितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो पर फिर भी वो योकाई का सामना नहीं कर पाते। तो इसलिए वो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जिनके पास योकाई की पावर्स हैं ताकि वो उन लोगों पर एक्सपेरिमेंट करके ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लें जिससे कि वो योकाई को हराकर इस दुनिया पर कब्जा कर सकें। और ओकरुन कहता है कि उससे पक्का यकीन है कि उसकी एक बॉल भी एलियंस के पास ही होगी। लेकिन यहाँ मोमो और आयरा दोनों अभी भी अपना रोना धोना लगाकर बैठी थी कि इतना सब होने के बाद भी वो स्कूल वालों को क्या मुंह दिखाएंगी। और तभी आयरा के दिमाग में एक आइडिया आता है और वही सारा इल्जाम मोमो के सर पे डालने का कहती है, जिसे सुनकर मोमो पहले तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है लेकिन फिर मोमो मान जाती है। जिस पर ओकरुन कहता है कि ये सुनने के बाद तो पूरा स्कूल ही तुमसे नफरत करने लगेगा। जिस पर मोमो कहती है कि उनके पास और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। और तभी वहाँ आयरा की दोस्तें आ जाती हैं और उन्हें भी ये लग रहा होता है कि इस सब के पीछे मोमो का ही हाथ है और वो उसे लेकर वहाँ से चली जाती हैं। जिसके बाद मोमो ओकरुन से पूछती है कि वो दोनों उस दिन वहाँ स्कूल के पीछे क्या कर रहे थे। जिस पर ओकरुन सब कुछ सच सच बता देता है कि वो तो बस वहाँ एक्सरसाइज करने गया था और आयरा आकर वहाँ पर उसे किस करने लगती है जिस वजह से दोनों में हाथापाई होती है और वो दोनों वहीं गिर जाते हैं। जिसे देख मोमो को गलत फहमी हो गई थी। जिस पर मोमो कहती है कि अगर तुम वहाँ बस एक्सरसाइज करने ही गए थे तो तुम मुझे बता सकते थे। जिस पर ओकरुन कहता है कि वो मोमो को बताए बिना ही स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था ताकि वो भी थोड़ा कूल लग सके। मोमो अब ओकरुन का मजाक बनाने लगती है और वो कहती है कि तुम मेरी नजरों में कूल क्यों बनना चाहते हो। जिस पर ओकरुन बेचारा थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है कि वो एक मर्द है बस इसीलिए और कुछ नहीं। ओकरुन की बातें सुनने के बाद जो हमारी मोमो होती है वो अपने दिल की बात ओकरुन को बताने वाली होती है कि तभी हमेशा की तरह गलत टाइम पर मोमो की दोस्तें आ जाती हैं और वो भी मोमो से यही पूछ रही होती हैं कि वो तीनों स्कूल में नंगे क्यों थे। जिस पर मोमो कहती है कि रहने दो, अगर वो इन्हें बता भी देगी तो इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। जिस पर मोमो की एक दोस्त कहती है कि वो सब कुछ समझ चुकी है कि ये क्या माजरा है। वो कहती है कि उनके साथ आयरा भी वहाँ नेकेड थी तो ये बिल्कुल भी एक कोइंसिडेंट नहीं हो सकता, जिसका मतलब ये तीनों एक लव ट्रायंगल में हैं और ओकरुन को पाने के लिए मोमो और आयरा दोनों ही एक दूसरे से फाइट कर रही थी। और मैं सच बता रहा हूँ कि इस लड़की की बातें सुनने के बाद मेरे मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? खैर इसके बाद हम आयरा की क्लास का सीन देखते हैं जहां उसकी क्लास के सभी बच्चे आयरा को बहुत ज्यादा मासूम समझ रहे होते हैं और वो सब आयरा से कल के इंसिडेंट के बारे में पूछ रहे होते हैं। लेकिन आयरा उस बारे में कुछ भी बताने से मना कर देती है और वो मन ही मन में सोच रही होती है कि वो इतनी ज्यादा पॉपुलर है कि कोई भी उसके बारे में गलत सोच ही नहीं सकता। और तभी उसके क्लास के सभी बच्चे मोमो को इस सब का कसूरवार ठहराने लगते हैं। वो कहते हैं कि मोमो आयरा से बहुत ज्यादा जेलस होती है तो इसीलिए उसने ये सब किया है और ये सब उसे इसकी सजा जरूर देंगे और वो सब मोमो को पूरे स्कूल में बदनाम कर देंगे। जो सुनकर आयरा को मोमो के लिए बुरा फील होता है और वो सब कुछ बता देती है कि उसी ने मोमो के खिलाफ वो गलत गलत रूमर्स फैलाए थे। जो सुन सभी लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और आयरा यहाँ से बाहर चली जाती है। इसके बाद आयरा बाहर आकर एक बेंच से अपना सर पीट रही होती है कि उसने अपनी सारी पॉपुलैरिटी खो दी है। और तभी वहाँ पर मोमो भी आ जाती है जो कि आयरा की ऐसी हालत देखकर समझ जाती है कि आयरा ने उसके खिलाफ कुछ भी गलत नहीं बोला। वो दोनों इसी बात पर बहस कर रही होती हैं कि तभी वहाँ वो बॉक्सर एलियन आ जाता है जिसमें से व्हाइट कलर का ब्लड निकल रहा होता है। वो कहता है कि वो इन सबको हराए बिना वापस घर नहीं जा सकता क्योंकि उसे अपनी फैमिली के लिए पैसे कमाने हैं। मोमो और आयरा दोनों ही इससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं लेकिन तभी वो एलियन बेहोश होकर जमीन पर गिर जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो एलियन मोमो के घर होता है और सेइको ने उस एलियन के घाव पर पट्टियां बांध दी होती हैं और मोमो सेइको से
कह रही होती है कि ये एलियन इनके सामने है। तो अब आपको यकीन आ गया ना कि एलियन सच में होते हैं। जिस पर सेइको कहती है कि ये तो बस एक कापा यानी कि समुद्री जानवर है। जिस पर ओकरन सेइको को समझाने की कोशिश करता है कि एक थ्योरी के अकॉर्डिंग कापा भी एलियंस ही होते हैं। वो लोग ये बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी वो एलियन भी उठ खड़ा होता है, जिसे देख मोमो कहती है कि हम पर अटैक करने का सोचना भी मत। लेकिन तभी वो एलियन सामने पड़े खाने को देखता है, जिस पर मोमो कहती है कि उन्हें नहीं पता कि एलियंस क्या खाते हैं, तो उन्होंने ये कड़ी बनाई है। जो देखकर वो एलियन बहुत ज्यादा इमोशनल होकर रोने लगता है, क्योंकि आज से पहले उसे किसी ने भी इतने अच्छे से ट्रीट नहीं किया था। वो एलियन खाना खाने लग जाता है, लेकिन वो सिर्फ सेइको का फेवरेट खाना ही खत्म कर रहा होता है, जिस पर सेइको उसे एक जोरदार लात मारती है और इसके बाद बाकी सब लोग भी खाने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। खैर इसके बाद वो एलियन बताता है कि मेरा बेटा बहुत ज्यादा बीमार है, तो उसे हर रोज नया खून चढ़ाना पड़ता है। तो अपने बेटे को बचाने के लिए उसे बहुत सारे पैसे चाहिए, लेकिन जहाँ वो रहता है उसे वहाँ पर जॉब नहीं मिलती, क्योंकि वो अपनी बिरादरी के सभी एलियन से बहुत ज्यादा कमजोर है, तो इसलिए उसे कोई भी वहाँ पर जॉब नहीं देता। तो इसी वजह से इसे पैसे कमाने के लिए इस तरह की जॉब्स करनी पड़ती हैं और वो बहुत ही ज्यादा रोने लगता है। इसकी बातें सुनकर ओकरन इसकी हेल्प करने का कहता है, लेकिन उन्हें समझ नहीं आता कि वो इसकी हेल्प किस तरह से कर सकते हैं। ये एलियन कहता है कि वैसे भी इन लोगों ने इसके लिए बहुत कर लिया है, तो अब वो इन्हें और मजीद परेशान नहीं करना चाहता और वो यहाँ से जाने लगता है। लेकिन तभी सेइको इसकी पट्टियों को स्मेल करती है और उसे कुछ पीने को देती है। ये असल में मिल्क होता है, जिसे पीने के बाद वो एलियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये बिल्कुल इनके ब्लड की तरह होता है। तो इसका मतलब है कि इस एलियन को बस दूध चाहिए अपने बच्चे की जान बचाने के लिए। तो ये लोग उसे एक काऊ दे देते हैं, जिसे वो एलियन अपनी बड़ी सी स्पेसशिप में लेकर वहाँ से चला जाता है और वो कहता है कि वो इन सब का ये एहसान कभी नहीं भूलेगा। इसके बाद ये तीनों सेइको से अपने स्कूल यूनिफॉर्म के लिए पैसे मांग रहे होते हैं कि लास्ट फाइट के दौरान इनकी स्कूल यूनिफॉर्म फट गई थी। सेइको ओकरन और आयरा को यूनिफॉर्म दिलाने पर मान जाती है, लेकिन वो मोमो के लिए मना कर देती है। पर वो कहती है कि अगर उसे यूनिफॉर्म लेना है तो पहले उसे हिरोशी आबे, जो कि एक एक्टर है, उसकी एक्टिंग करनी पड़ेगी और मोमो के पास और कोई चॉइस नहीं होती। तो वो मान जाती है। मोमो को एक्टिंग करता देख आयरा जोर जोर से हंसने लगती है और तभी इनके गेट पर नॉक होता है और जब मोमो गेट खोलती है तो वहाँ पर एक लड़का जिसका नाम होता है जीजी वो आया था, जो कि अब इनके साथ ही रहेगा। जिसके बारे में सेइको बताती है कि ये मोमो का बचपन का दोस्त है और उसका क्रश भी, जो सुनकर ओकरन की हालत खराब हो जाती है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि सेइको के घर जीजी नाम का एक लड़का आया होता है, जिसे देख मोमो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। तो ओकरन के पूछने पर सेइको बताती है कि ये लड़का मोमो का बचपन का दोस्त है और उसका क्रश भी, जो सुनकर ओकरन के तोते उड़ जाते हैं। और ओकरन सोचता है कि ये लड़का दिखने में तो बहुत ही ज्यादा कूल और हैंडसम लग रहा है, तो अगर मोमो इसे पसंद करती थी तो जरूर ही इसमें कुछ स्पेशल होगा। लेकिन तभी जीजी बहुत ही अजीब सफेद बनाकर मोमो पर लाइन मारने लगता है, जो देख सभी लोग समझ जाते हैं कि ये कूल तो बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि ये तो एक नंबर का बेवकूफ है। इसके बाद सेइको बताती है कि अब से जीजी इनके साथ ही रहेगा, जो सुनकर मोमो जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये यहाँ नहीं रुक सकता। और यहाँ ओकरन बेचारा अपनी ही सोच में गुम होता है कि अगर जीजी इनके साथ रहेगा तो कहीं मोमो और जीजी की दोबारा से सेटिंग ना हो जाए। और आयरा ये सोच रही होती है कि कहीं ये लड़का भी कोई डीमन तो नहीं, क्योंकि अगर ऐसा है तो हो सकता है कि मोमो कोई ग्रुप तैयार कर रही हो इस दुनिया पर अटैक करने के लिए। इसके बाद मोमो आयरा का गला पकड़ लेती है और कहती है कि वो तब तक इनका साथ देगी कि जब तक इस दुनिया पर एलियन अटैक कर रहे हैं, और जैसे ही ये सब कुछ खत्म हो जाएगा तो वो मोमो को भी खत्म कर देगी, जिसके लिए वो भी अपना एक ग्रुप बनाएगी। और ये कहकर वो वहाँ से भाग जाती है और ओकरन भी मोमो को गुड बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा उदास लग रहा होता है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि मोमो का पहला क्रश जो वापस आ गया था। खैर वो जा ही रहा होता है कि तभी मोमो इसे आवाज देकर बुलाती है और उसे इशारे में कहती है कि वो मोमो को ये बोले कि वो लोग कल स्कूल में मिलेंगे, और ओकरन ये कहकर वहाँ से चला जाता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि डिनर करते हुए मोमो पूछती है कि कोई उसे बताएगा कि आखिर जीजी इनके घर क्यों रहने आया है, और दूसरी तरफ जीजी सेइको के खाने की तारीफ कर रहा होता है और सेइको उसे जीनियस बोल रही होती है। खैर सेइको बताती है कि इसके माँ बाप दोनों ही हॉस्पिटल में एडमिट हैं, तो जब तक वो ठीक नहीं हो जाते वो यहीं रहेगा। जिस पर मोमो कहती है कि अगर ऐसा है तो उसे अपने पड़ोसी
पड़ोसियों के घर रहना चाहिए, ना कि यहाँ पर। जिस पर सेइको कहती है कि अरे क्या ही फर्क पड़ता है अगर वो यहाँ रुक जाए तो, और वैसे भी हमें दूसरे के मुश्किल वक्त में उसके काम आना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं कि बर्तन धोते हुए मोमो कह रही होती है कि ये तो इतने क्लोज भी नहीं थे, तो फिर जीजी यहाँ क्यों रुकने आया। जिस पर वो मोमो से माफी मांगते हुए कहता है कि जब वो छोटे थे तो वो भूतों को लेकर मोमो का मजाक बनाया करता था, लेकिन अब उसे भी भूत दिखाई देते हैं। जो सुन मोमो शॉक्ड होकर पूछती है कि क्या तुम्हें कोई गोल्डन बॉल तो नहीं मिली, लेकिन इसके पास ऐसी कोई बॉल नहीं थी। जिसके बाद वो बताता है कि जब वो छोटा था तो उसकी फैमिली दूसरी जगह शिफ्ट हो गई थी, जहाँ उनके घर के चारों तरफ बस माउंटेन थे। पहले तो उसे वो जगह बहुत ही ज्यादा पसंद थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ वहाँ कुछ अजीब अजीब चीजें होने लगी, जिसके बारे में उसने अपने पेरेंट्स को बताने की कोशिश की थी, मगर उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। और यहाँ तक कि उसने खुद को ये भी यकीन दिलाने की कोशिश की कि ये सब उसका वहम है बस, और कुछ नहीं। लेकिन एक दिन एक भूत उसके सामने आकर खड़ा हो गया, और उसके बाद हर रोज वो उसे दिखाई देता था। और उस दिन के बाद से उसके पेरेंट्स की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होना शुरू हो गई थी। जिसके बाद इन्होंने 5 बहुत ही फेमस स्पिरिट मीडियम को बुलवाया था इस भूत को भगाने के लिए, लेकिन उनमें से 3 स्पिरिट मीडियम ने सुसाइड कर लिया और बाकी के भाग गए। उन्होंने बताया कि अब इनकी आखिरी उम्मीद बस सेइको ही है, बस वही इनकी मदद कर सकती है। लेकिन यहाँ सेइको तो मजे से टीवी देखने में मसरूफ थी। अब जीजी दोबारा से माफी मांगता है मोमो से, बचपन में उसका मजाक बनाने के लिए, और अभी भी वो उसे बहुत ज्यादा परेशान कर रहा होता है, तो इसीलिए भी मोमो उसे माफ कर देती है और कहती है कि उसकी ग्रैंडमा बहुत पावरफुल है, तो उस भूत को लात मारकर वहां से भगा देगी। जोसिन जीजी एकदम शॉक्ड हो जाता है कि सेइको मोमो की आंटी नहीं बल्कि उसकी दादी है, क्योंकि देखने से तो वो बिल्कुल भी दादी टाइप नहीं लगती। जिसके बाद सेइको कहती है कि वो ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि उसने पहले ही बताया था कि उसकी पावर्स कामिगो सिटी के बाहर वर्क नहीं करती, जिसका मतलब कि अब ये काम मोमो को ही करना होगा। सेइको कहती है कि पहले जीजी को भूत दिखाई नहीं देते थे, लेकिन अब दिखाई देते हैं, जिसका मतलब कि जरूर ही इसका ताल्लुक उस गोल्डन बॉल से होगा। और सेइको कहती है कि अगर मोमो ये केस सॉल्व कर देगी तो वो उसे जितने चाहे स्कूल यूनिफॉर्म दिलाएगी। फिर आता है इंट्रो, और इंट्रो के बाद हम देखते हैं कि अब जीजी ने भी मोमो के स्कूल में एडमिशन ले लिया था। जीजी को देख क्लास के सभी लड़के बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहे होते हैं, क्योंकि वो अपनी फनी हरकतों से क्लास की सभी लड़कियों को इम्प्रेस कर लेता है। पहले तो मोमो की दोस्तों को जीजी कुछ खास पसंद नहीं आता, लेकिन वो उन दोनों को भी इम्प्रेस कर लेता है। जीजी बताता है कि वो मोमो के साथ उसके घर में रहता है। जो सुन सभी बच्चे ये समझने लगते हैं कि शायद इन दोनों के बीच कुछ चल रहा है, लेकिन तभी मोमो गुस्से से चिल्लाते हुए उसका गला पकड़ लेती है। और यहाँ बेचारा ओकरन बहुत ही ज्यादा उदास होता है, और वो जीजी से बहुत जेलस हो रहा होता है, क्योंकि मोमो ने अगर उसे दोबारा से पसंद करना शुरू कर दिया तो वो उसे भूल जाएगी और वो अपना सारा टाइम जीजी के साथ ही गुजारेगी। वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी लंच ब्रेक हो जाती है और ओकरन स्कूल के पीछे जाकर एक्सरसाइज करने लगता है, और तभी वहाँ मोमो आ जाती है, जिसे देख ओकरन बौखलाकर झाड़ियों में ही गिर जाता है। ओकरन मोमो से पूछता है कि क्या उसने लंच कर लिया। मोमो कहती है कि नहीं, वो यहीं लंच करेगी, वो उस पर नजर रखेगी, क्योंकि वो नहीं चाहती कि दोबारा से उसका आयरा के साथ कोई सीन क्रिएट हो। खैर ओकरुन अब दोनों हाथों से एक्सरसाइज कर रहा होता है, जिस पर मोमो कहती है कि वो उसे अपने हाथों से खाना खिलाएगी। जो सुन ओकरुन एकदम से शॉक्ड हो जाता है और बहुत ज्यादा शर्माने लगता है, लेकिन तभी कबाब में हड्डी बनकर जीजी वहां आ जाता है और वो मोमो के लिए उसका फेवरेट योगर्ट फ्लेवर लाया था, जिसे देख मोमो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और दोनों ही आपस में हंसी मजाक करने लगते हैं, जिसे देख ओकरुन बहुत ज्यादा सैड हो जाता है और पतली गली से वहां से निकलने लगता है। लेकिन तभी उसके सामने से एक पुतला भागते हुए आ रहा होता है और इसका नाम होता है टारो। इसे देख ओकरुन जोर से चिल्लाता है और मोमो की तरफ भागने लगता है, लेकिन टारो की स्पीड बहुत तेज होती है तो वो ओकरुन से आगे निकल जाता है और कहता है कि उसे कोई भी नहीं रोक सकता। मोमो टारो के सामने खड़ी हो जाती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, जिसे देख जीजी को लगता है कि मोमो को चोट लग सकती है, तो वो मोमो को पकड़कर जमीन पर लेट जाता है और जैसे ही टारो इनके ऊपर से गुजरता है तो मोमो को उसके नीचे एक गोल्डन
गोल्डन बॉल नजर आती है और मोमो अपनी पावर से टारो को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसे भी अपने साथ ही उड़ा ले जाता है और जीजी ने भी मोमो को पकड़ रखा था और ओकरुन को टारो से ज्यादा जीजी की परवाह होती है क्योंकि उसने मोमो को पकड़ रखा था। इसके बाद ओकरुन अपने टर्बो फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होकर टारो तक पहुंच जाता है, जिस पर टारो कहता है कि वो चाहे जितनी भी कोशिश कर लें लेकिन फिर भी वो इसे नहीं रोक पाएंगे। ये दोनों अभी भी टारो के पीछे लटक रहे होते हैं, जिस वजह से ये दोनों एक गाड़ी से टकराने वाले होते हैं, लेकिन ओकरुन इन्हें बचा लेता है और अपनी पीठ पर बिठा लेता है और टारो के पीछे भागता है। मोमो दोबारा से टारो को अपनी पावर से पकड़ लेती है और ओकरुन एक छत पर अपने पैरों को फंसाकर रुक जाता है, जिस वजह से अब टारो भी भाग नहीं पा रहा होता और ये लोग अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कहता है कि वो हार नहीं मान सकता, उसे जाना ही होगा। और तभी वो अपनी बॉडी के सभी पार्ट्स को डिसअसेंबल करके छुड़ा लेता है और दोबारा से अपनी बॉडी को असेंबल करके भागने लगता है। ये लोग उसका पीछा करते हुए एक कबाड़ खाने में जाते हैं, जहाँ वो लोग टारो को जमीन पर पड़ा देखते हैं। ओकरुन मोमो से कहता है कि उसे कैसे पता चला कि टारो यहाँ पर है, जिस पर मोमो बताती है कि जब उसने अपनी बॉडी के सभी पार्ट को डिसअसेंबल किया था तो उसने इसका हार्ट निकाल लिया था और जब भी वो उसे मुक्का मारती थी तो उसे इसके चिल्लाने की आवाज आती थी। मोमो कहती है कि वो लोग उसे यहाँ नुकसान पहुंचाने नहीं आए, वो बस उसकी गोल्डन बॉल देखना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बॉल ओकरुन की है और बदले में वो उसे उसका हार्ट वापस कर देंगे। और तभी हम देखते हैं कि कबाड़ के अंदर से एक लड़की के चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुन टारो जल्दी से उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। कुछ देर के बाद वो उसे ढूंढ लेता है, जो कि उसी की तरह की एक डॉल होती है जो कि अब बिल्कुल टूट फूट चुकी थी और इस फीमेल डॉल का नाम होता है हाना। असल में हाना और टारो दोनों ही एक एक्सपेरिमेंट लैब के डॉल्स हैं, लेकिन हाना की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, जिस वजह से उन्होंने इसे कचरे में फेंक दिया, जिसे ढूंढते हुए टारो यहाँ तक पहुँच गया। हाना टारो से कहती है कि उसे वापस चले जाना चाहिए वरना वो लोग उसे भी इस कबाड़ खाने में फेंक देंगे, जिस पर टारो कहता है कि उसे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो उसे बहुत ज्यादा प्यार करता है और जिस दिन से वो उसे मिला है उसकी पूरी दुनिया ही चेंज हो गई है। उसकी ब्लैक एंड व्हाइट जिंदगी कलरफुल हो चुकी है, तो वो किसी भी कीमत पर उसे नहीं छोड़ने वाला। और उसकी ये प्यार भरी बातें हमारे लोंडे के सीधा दिल पर लगती हैं और वो भी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है। एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि मोमो, ओकरुन और जीजी तीनों ही सेइको से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि वो हाना को भी यहाँ रखने की परमिशन दे दें। सेइको ओकरुन से कहती है कि वो इसे अपने घर क्यों नहीं रख लेता, जिस पर ओकरुन कहता है कि हाना एक सुपरनेचुरल है तो इसके लिए यहाँ रहना ही ठीक होगा। मोमो कहती है कि आखिर हम इसे अपने घर क्यों नहीं रख सकते, और वैसे भी तो हमारे घर पर एक पहले से ही फालतू बिल्ली यानी कि टर्बो ग्रैनी रह रही है। जो सुनकर टर्बो ग्रैनी चिल्लाने लगती है और कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे एक प्लास्टिक के डब्बे से कंपेयर करने की। खैर इसके बाद सेइको पूछती है कि वो जो मेल है वो कहाँ रहेगा, जिस पर मोमो बताती है कि वो वापस केमिस्ट्री लैब चला गया है और जब तक हाना हमारे साथ सेफ है तब तक वो वहीं रहेगा, लेकिन वो रोज रात को हाना से मिलने के लिए आया करेगा। जिसके बाद सेइको इसे यहाँ रुकने की परमिशन दे देती है और वो जो गोल्डन बॉल मोमो ने टारो के पास देखी थी वो असल में कोई गोल्डन बॉल नहीं बल्कि एक क्रिसमस ऑर्नामेंट था। ये लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं और दूसरी तरफ टर्बो ग्रैनी जीजी की अच्छे से धुलाई करने में लगी होती है क्योंकि वो उसे कब से परेशान कर रहा था। इसके बाद डिनर का टाइम हो जाता है और मोमो एक बड़ी सी टेबल को अकेले ही उठाकर लगा रही होती है, जिसे देख जीजी उसकी तारीफ करने लगता है कि मोमो के पास तो सचमुच बहुत अमेजिंग पावर हैं और वो ओकरुन की भी तारीफ करता है कि उसकी ट्रांसफॉर्मेशन भी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है, काश उसके पास भी कोई ऐसी पावर्स होती। और इसके बाद वो मोमो के साथ बहुत हंसी मजाक करने लगता है, जिसे देख हमारा ओकरुन बहुत ही ज़्यादा जेलस हो रहा होता है। और तभी जीजी मोमो के पास आकर उसके बालों से एक लिट निकालता है, जो देख मोमो बहुत शर्माने लगती है और जीजी को थैंक्स बोलती है। और ये देखकर तो ओकरुन की बिल्कुल हालत ही खराब हो जाती है, लेकिन तभी उसे टारो की बातें याद आती हैं जब वो हाना से कह रहा था कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है और किसी भी कीमत पर वो उसे खुद से दूर नहीं जाने देगा। जिसके बाद हमारा ओकरुन भी बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट हो जाता है और मोमो पर कूद पड़ता है और उसके बालों से एक लिट निकालता है, जिस पर मोमो उसे भी थैंक्स बोलती है। फिर ओकरुन कहता है कि उसने ये डिसाइड किया है कि वो और ज़्यादा होल्ड बैक नहीं करेगा और वो हमेशा आगे बढ़कर फाइट करेगा। मोमो पूछती है कि तुम किस बारे
में बात कर रहे हो। लेकिन तभी ओकरुन जल्दी से मोमो के हाथों से वो टेबल ले लेता है और उसे अपनी जगह वापस लगा देता है और वो बहुत ही फनी तरीके से डांस करने लगता है मोमो को इम्प्रेस करने के लिए, जिसे देख जीजी भी इसकी तरह डांस करने लगता है। इसके बाद सेइको मोमो से कहती है कि तुम इस वीकेंड जीजी के घर जाने वाली हो तो अपना चड्डा बनियान पैक करना मत भूलना। ये सुनकर मोमो सेइको पर चिल्लाने लगती है कि उसे इस तरह की बातें सबके सामने नहीं करनी चाहिए। ये सब सुनकर ओकरुन शॉक्ड हो जाता है और मोमो से पूछता है कि आखिर वो जीजे के घर रहने क्यों जा रही है, जिस पर मोमो थोड़ा सोचते हुए कहती है कि शायद उसे लगा था कि उसने पहले से ही ये सब उसे बता दिया होगा कि वो जीजी के घर में मौजूद कर्ज को एक्सोर्सिज्म करने के लिए वहां जा रही है। जो सुन ओकरुन को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है कि आखिर मोमो और जीजी दोनों अकेले एक ही घर में कैसे रह सकते हैं। मोमो कहती है कि ऐसा नहीं है, वो उसे भी साथ चलने के लिए पूछने ही वाली थी, जिस पर ओकरुन कहता है कि चलो चलते हैं फिर, क्योंकि सब कुछ जल्दी खत्म होगा तभी तो जीजी अपने घर वापस जाएगा। इसके बाद रात हो जाती है और हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ कुछ बच्चे स्कूल में भूतों को ढूंढने वाली गेम खेल रहे होते हैं और अचानक से ही वो किसी के चिल्लाने की आवाज सुनते हैं और वो और कोई नहीं बल्कि टारो था, जो कि बहुत तेजी से इनकी तरफ भाग रहा होता है, जिसे देख सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं। टारो स्कूल की खिड़की तोड़कर बाहर आ जाता है। वो असल में हाना से मिलने के लिए सेइको के घर की तरफ जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में उसे एक गाड़ी जोर से टक्कर मार देती है, जिस वजह से उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और दूसरी तरफ हाना और मोमो टारो का इंतजार कर रही होती हैं और यहाँ तक कि सुबह के 4 बज जाते हैं और मोमो हाना को ब्लैंकेट ओढ़ कर कहती है कि टारो जरूर आएगा। इसके कुछ देर बाद सुबह हो जाती है और सूरज निकलने लगता है और तभी टारो भी वहाँ आ जाता है और हाना को हक करके उसे देर से आने के लिए माफी मांगता है। और इसके बाद हम जीजी को देखते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है क्योंकि उसे अभी भी वो घोस्ट दिखाई दे रहा होता है। इसके बाद आता है इंट्रो और इंट्रो के बाद हम इन तीनों को ट्रेन में देखते हैं जहाँ ये लोग कार्ड्स खेल रहे होते हैं, जिसमें ओकरुन इस गेम में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, जिस वजह से जीजी और मोमो दोनों ही मिलकर इसके मजे ले रहे होते हैं। और इसके बाद जीजी अपने बैग से काफी सारे स्नैक्स निकालता है, जिसे देख मोमो बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों अपने बचपन की मेमोरीज को याद करने लगते हैं, जिसे देख ओकरुन बहुत ही ज्यादा जेलस फील करने लगता है और वो अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने दूसरे नट के बारे में सोचने लगता है। और मोमो ओकरुन से पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, जिस पर वो जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे नट्स। मोमो कहती है कि तुम उसके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, जिस पर जीजी कहता है कि आखिर तुम लोग मुझे बताओगे कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो, जिस पर मोमो कहती है कि रहने दो, ये बहुत लंबी कहानी है। और इसके बाद दोबारा से जीजी मोमो के साथ फ्लर्ट करने लगता है, लेकिन इस बार ओकरुन कहता है कि बस बहुत हो गया, अब वो मोमो का ध्यान अपनी तरफ लेकर ही रहेगा। और वो जोर से चिल्लाकर कहता है कि वो सुकुशिनो को एलियन के बारे में बताने वाला है, जिस पर मोमो भी बहुत खुश होकर इसकी बात सुनने लगती है, लेकिन फिर से जीजी मोमो का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। और इसके बाद ओकरुन मम्मीफाइड कापा के बारे में बताने लगता है, जिसके बाद जीजी ओकरुन की एलियंस वाली बुक में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्ट लेने लगता है और वो दोनों आपस में ही बातें करने लगते हैं। जिसके बाद जीजी ओकरुन की बहुत तारीफ करने लगता है और कहता है कि वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन सकते हैं। जो सुन ओकरुन शॉक्ड हो जाता है, जिस पर जीजी कहता है कि अगर ओकरुन मोमो का दोस्त है तो वो उसका भी दोस्त ही हुआ ना, जिस पर ओकरुन सोचने लगता है कि वैसे तो जीजी बहुत अच्छा लड़का है पर फिर भी वो उसे मोमो के साथ नहीं देख सकता। और इसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग जीजी के गांव पहुंच जाते हैं, जहां वो बहुत सारी सीढ़ियां चढ़कर जीजी के घर पहुंच जाते हैं। जीजी मोमो से पूछता है कि क्या उसे इस घर में कोई भूतिया औरा दिखाई दे रहा है, जिस पर मोमो कहती है कि यहाँ तो सब कुछ नॉर्मल है, फिलहाल तो उसे यहाँ कुछ भी गड़बड़ नजर नहीं आ रही। और तभी ओकरुन झाड़ियों में कुछ नोटिस करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके अंदर चला जाता है और हम देखते हैं कि कुछ अजीब जैसे दिखने वाले लोग इन पर नजर रखे हुए थे। और ये घर पूरी तरह देखने के बाद मोमो कहती है कि यहाँ कोई घोस्ट नहीं है, या फिर हो सकता है कि वो अभी इनसे छुप रहा हो और रात को बाहर आए, या ये भी हो सकता है कि वो एक नॉर्मल सा घोस्ट हो और उसकी स्पिरिचुअल पावर बहुत ही कम हो, जिस वजह से वो उसके ऑरा को सेंस नहीं कर पा रही। मोमो कहती है कि वो बस एक छोटा मोटा घोस्ट होगा जिसे वो आराम से हरा लेंगे। जिसके बाद मोमो हॉट स्प्रिंग में नहाने चली जाती है। ओकरुन पूछता है कि अगर वो घोस्ट यहाँ आ गया तो ये लोग क्या करेंगे, जिस
पर मोमो कहती है कि वो रात होने से पहले ही वापस आ जाएगी। खैर मोमो के जाने के बाद जीजी और ओकारुन दोनों सोकर खेलने लगते हैं, लेकिन बेचारा ओकारुन तो ठीक से किक भी नहीं कर पा रहा होता। सोकर खेलते हुए जीजी ओकारुन से पूछता है कि क्या वो मोमो से प्यार करता है, जिस पर ओकारुन बहुत ही ज्यादा शर्माने लगता है और कहता है कि मोमो उसकी सबसे पहली दोस्त है तो वो उसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। जिसके बाद जीजी कहता है कि उसे तो मोमो का फेस और उसकी पर्सनैलिटी से बहुत ही ज्यादा प्यार है। जिसके बाद ओकारुन भी कहता है कि वो भी मोमो से बहुत ज्यादा प्यार करता है। जिसके बाद दोनों ही एक दूसरे से बहस करने लगते हैं कि मोमो से ज्यादा प्यार कौन करता है। जीजी कहता है कि वो मोमो का बचपन का दोस्त है, तो जिसका मतलब कि वो जीत गया। लेकिन ओकारुन सोचता है कि उसने तो गलती से मोमो को किस भी किया था, तो वो बहुत ज्यादा शर्माने लगता है। और इसके बाद हम मोमो को देखते हैं जहाँ कुछ अजीब जैसे दिखने वाले लोग यहाँ आ जाते हैं और मोमो के बारे में गलत गलत कमेंट करने लगते हैं। और दूसरी तरफ ओकारुन और जीजी अभी भी मोमो को लेकर फाइट कर रहे होते हैं। लेकिन तब भी ओकारुन नोटिस करता है कि जीजी का घर बाहर से दिखने में बहुत ही ज्यादा बड़ा लगता है, जबकि वो अंदर से इतना बड़ा नहीं है। इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है मोमो की तरफ, जहाँ मोमो बुरी तरह से फंस चुकी होती है और उसके पास यहाँ से निकलने का कोई भी रास्ता नहीं होता। और वो पांचों लोग भी इस हॉट स्प्रिंग के अंदर आकर मोमो की तरफ बढ़ने लगते हैं और मोमो सोच रही होती है कि क्या वो अपनी साइकी पावर का यूज करके इन सब से निपट लेगी। और दूसरी तरफ जीजी अपने घर की दीवार पर एक बड़ी सारी हथौड़ी मारकर उसमें एक सुराख कर देता है और वो लोग देखते हैं कि दीवार के उस पार एक खाली कमरा होता है जिसके अंदर बहुत सारे तालिस्मान होते हैं। और यहाँ मोमो भी अपनी साइकी पावर से इन पर अटैक करने लगती है, लेकिन तभी एक आदमी उसका हाथ पकड़कर उससे पानी में डुबा देता है और यहाँ एपिसोड खत्म हो जाता है और साथ ही सीजन 1 भी। तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताना कि आप लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा और पूरा सीजन भी।